नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया की सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप लोग जानते हो कि यूपीएससी प्री को ध्यान में रखते हुए हम बहुत डेप्थ में जाकर के हर एक टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से लिंक करके भी आपको प्रश्न पूछे तो आप उसका उत्तर दे सको। जस्ट इससे पहले वाली हमारी जो क्लास थी उसमें हमने प्रथम गोलमेज सम्मेलन और उसके आसपास की पृष्ठभूमि को पूरा समझने का प्रयास किया था। आज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा चीजों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि जो 1919 का अधिनियम था, वापस मैं लेके आ रहा हूं थोड़ा सा पीछे ताकि हम चीजों को बहुत बेहतर तरीके से लिंक कर सके। 1919 का अधिनियम जो 1919 में आया था, इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि 10 वर्ष के बाद इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। इसके तहत इसकी समीक्षा करने के लिए समय से पहले एक वैधानिक आयोग को वहां से भेजा गया, जिसे इतिहास में हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। तो साइमन कमीशन जो है वो बेसिकली उसका गठन जो है 1927 में हुआ और भारत में वो फरवरी 1928 में आया। लेकिन जैसे ही साइमन कमीशन भारत में आएगा, उसी के साथ भारत में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाएगा। और ये राष्ट्रीय आंदोलन किस रूप में होगा तो आप देखिए, उस समय जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन होगा वो राष्ट्रीय आंदोलन जो लगभग एक बार असहयोग आंदोलन के बाद में शांत पड़ा हुआ था, उस शांत राष्ट्रीय आंदोलन में पत्थर फेंककर पानी में लहरें पैदा करने का काम साइमन कमीशन करेगा। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर ही, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही साइमन विरोधी आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो मैंने इसकी चर्चा पूरी आपके सामने कर दी थी। तो साइमन विरोधी आंदोलन शुरू हो जाएगा और उस आंदोलन में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। साइमन विरोधी आंदोलन शुरू हो जाएगा। जब साइमन विरोधी आंदोलन शुरू होगा तो मैंने कहा था कि उस समय का तत्कालीन जो भारत सचिव था, उस भारत सचिव का नाम लॉर्ड बिर्किनहेड था। और लॉर्ड बिर्किनहेड क्या करेगा कि जब भारतीय लगातार साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तब लॉर्ड बिर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दे डाली कि अगर आप इतना ही जानते हैं तो आप खुद कानून बना लीजिए, और आप जैसा कानून बनाएंगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम उस कानून को स्वीकार कर लेंगे। केवल शर्त इतनी होगी कि आप सभी उस कानून पर सहमत होने चाहिए। तब इस क्रम में एक सर्वदलीय बैठक होगी, सर्वदलीय बैठक जिसको हम कहेंगे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। सर्वदलीय बैठक होगी और इसी सर्वदलीय बैठक जो 1928 में फरवरी में हुई, जो मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूं, उसी सर्वदलीय बैठक के अंदर एक कमेटी गठित हुई जिसे नेहरू कमेटी कहते हैं। पहली बात तो पहला सर्वदलीय सम्मेलन फरवरी 1928 में हुआ, जिसमें एक कमेटी गठन करने का निर्णय लिया गया। फिर दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन मई 1928 में बॉम्बे में हुआ, उसमें मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई जिसे नेहरू कमेटी कहते हैं। और ये नेहरू कमेटी जो है अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट देती है, जिसे हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। उसी को हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। ये रिपोर्ट सभी दलों ने मिलकर तैयार की थी, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू की थी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नेहरू रिपोर्ट के दो बिंदु ऐसे थे जिसको लेकर घमासान मच गया। और वो नेहरू रिपोर्ट के दो बिंदु जो थे जिनको लेकर घमासान मचा, उसमें पहला पॉइंट था डोमिनियन स्टेटस का। मतलब नेहरू रिपोर्ट में ये मांग की गई कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाए। इसका कांग्रेस के अंदर ही युवा वर्ग ने विरोध किया कि किस डोमिनियन स्टेटस की आप बात कर रहे हो, और वक्त जो है वो पूर्ण स्वराज का है, पूरी तरह से आजादी का है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस का एक वर्ग इसका जबरदस्त विरोध करेगा। तो यहां पर आप इसको ध्यान रखना कि डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। और दूसरा, नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर सामान्य आरक्षण प्रणाली की मांग की गई।
उसी को हम कहते हैं जॉइंट इलेक्टोरल सिस्टम, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, जिसमें वोट देने का अधिकार सबको हो। तो यहां पर होगा सामान्य आरक्षण प्रणाली। अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो नेहरू रिपोर्ट थी, वो नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश के द्वारा न तो स्वीकार की गई, नहीं अस्वीकार की गई, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट के दो बिंदु ऐसे थे जिसमें से एक बिंदु को लेकर कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस से लड़ पड़े, और बिंदु था डोमिनियन स्टेटस, और दूसरा बिंदु जो था वो था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर सामान्य आरक्षण प्रणाली को लागू करना। इस बात से सबसे अधिक कोई नाराज हुई तो वो थी मुस्लिम लीग। तो यहां पर आप देखिए, नेहरू रिपोर्ट तो आई और उसके कई बिंदु आज भी हमारे संविधान में हैं, लेकिन इन दो बिंदु को लेकर इतना घमासान मचा कि उस समय इसकी प्रासंगिकता कम हुई। अब जो नेक्स्ट हुआ वो हुआ कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था 1929 में, इस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई कि अब हमारा आजादी हमारा लक्ष्य होगा, पूरी तरह से आजादी हमारा लक्ष्य होगा। तो यहां पर लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी लाहौर अधिवेशन का एक बिंदु था कि इसी अधिवेशन में पहली बार एक आंदोलन शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसको हम कहते हैं नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसे इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर एक आंदोलन की अनुमति मिल गई है, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गांधी ने डायरेक्ट आंदोलन शुरू नहीं किया, बल्कि यहां पर इस अधिवेशन के बाद आती है गांधी की 11 सूत्री मांगे, गांधी का 11 पॉइंट्स प्रोग्राम, और ये आता है 30 जनवरी 1930 को। 30 जनवरी 1930 को गांधी की 11 सूत्री मांगे होती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इरविन जो है उस समय वाइसरॉय था, उसने इन मांगों को स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात है, इनको देखा तक नहीं। इससे गांधी इस बात में सफल रहे कि वो आम आदमी के पास गए और कहा कि मैंने आपकी मांग रखी, लेकिन वो मांगे स्वीकार नहीं हुई। कुल मिला के 11 सूत्री मांगों से गांधी एक पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने में सफल रहेंगे। तो गांधी की 11 सूत्री मांगे, और गांधी की 11 सूत्री मांगों के बाद में गांधी शुरू करेंगे दांडी यात्रा। दांडी यात्रा मैंने आपको बहुत अच्छा समझा दिया है, और दांडी यात्रा के साथ ही एक आंदोलन शुरू होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरू होता है, 1930 में ये आंदोलन शुरू होता है। अब इधर हम देखें, जिस समय कांग्रेस 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रही थी, उसी समय उसके बाद में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है। जो साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ था, 1927 में गठित हुआ, वो साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट जो देगा वो 1930 में देगा। तो आइए साइमन कमीशन की रिपोर्ट। यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आएगी, तो उससे पहले मैंने कहा था कि साइमन कमीशन का भारत में जबरदस्त विरोध होता है, लेकिन इस बीच में हमारे देश के एक महान एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत में आप देख लीजिए अल्पसंख्यकों के और अनुसूचित जातियों के बहुत बड़े मसीहा थे। उन्होंने 27 के अंदर, जब साइमन कमीशन गठित हुआ था 1928 में, साइमन कमीशन जब भारत में आया, तो जहां सब लोग विरोध कर रहे थे, वहीं 1928 में ही साइमन कमीशन को भीमराव अंबेडकर ने मिलकर यह बता दिया कि भारत में अगर किसी का वास्तव में शोषण हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो दलित समाज है। इसलिए साइमन कमीशन को भीमराव अंबेडकर ये बात समझाने में सफल रहे कि भविष्य में आप दलित वर्ग, जिसका ऑफिशियल नाम अनुसूचित जाति था, उसके लिए आप कुछ कीजिए। साथ ही साथ कहते हैं कि यहीं पर 1926 के अंदर जिन्ना ने भी कहा
कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट बनने के बाद उस पर विचार करने के लिए और नए अधिनियम लाने से पहले लंदन में अगर किसी प्रकार की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए तो उसमें भारतीयों को आमंत्रित किया जाए। तो कुल मिला के हम यहां तक पढ़ चुके थे। इसके आगे एक पॉइंट हम और पढ़ चुके, वो क्या था कि अब जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आएगी उस समय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रही है, तो यहां पर दिल्ली में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। दिल्ली में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। अब आपसे पूछे कि गोलमेज सम्मेलन का ऑब्जेक्ट क्या था, उद्देश्य क्या था? तो गोलमेज सम्मेलनों का उद्देश्य था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट विचार करने के बाद एक नए अधिनियम का प्रारूप करना। इस क्रम में मैंने आपको पहले कहा था कि गोलमेज सम्मेलन जो है वो 3 हुए, 1930, 1931 और 1932। तो यहां मैंने इस चीज को लिख दिया। अब आप देखिए, सबसे पहले होगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्रथम गोलमेज सम्मेलन होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था ये 1930 में हुआ, और इसके बारे में पूरी डिटेल मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए आप उसको देखना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिकता के मुद्दे पर सफल नहीं हो सका, और ध्यान रखना इसमें एक बिंदु कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि कांग्रेस उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने में व्यस्त थी, इसलिए उसने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया। उधर अंग्रेज ये सोचते हैं कि यार कांग्रेस ने भाग नहीं लिया इसलिए शायद ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हो सका, जबकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता का मुख्य कारण जो था वो था सांप्रदायिकता, अर्थात सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के मुद्दे पर सहमति का न बन सकना। तो यहां इन चीजों को पढ़ने के बाद अब आगे बढ़े हम। मैंने चीजों को एक बार आपके सामने जोड़ने का प्रयास किया है। अब आप देखिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा, तो जाहिर सी बात है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अंग्रेजों ने दिमाग में लगा लिया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तभी सफल हो सकता है जब कांग्रेस उसमें भाग ले। तो यहां पर आप देखोगे मैंने ऐसा समझाया था कि गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट होगा। कब? तो बेसिकली गांधी इरविन के बीच में जो पैक्ट हुआ है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद में हुआ है, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये मैंने करवा दिया था, ये 1930 जनवरी 1931 तक चलता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद की जो घटना होगी वो थी गांधी इरविन पैक्ट, और गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये पैक्ट क्या था ये भी मैंने बता दिया है। क्या कि ये पैक्ट क्यों हुआ, गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ? तो ध्यान रखना पैक्ट तभी होता है जब दोनों साइड में कुछ मजबूरियां हो। जैसे गांधी की मजबूरी थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिला वर्ग भाग ले रही थी, उसका दबाव था कि हम अधिक समय तक घरों से बाहर नहीं रह सकते। साथ ही साथ व्यापारिक वर्ग का भी दबाव था कि वह भी अब अधिक समय तक घर से बाहर नहीं रह सकता। इस प्रकार गांधी को पता था कि शांतिपूर्ण आंदोलन लगातार नहीं चल सकते, अतः संघर्ष की रणनीति के तहत विराम देना जरूरी है। मतलब यदि इरविन नहीं भी कहते तो मेरे दिल की ये बात है, ये एनालिसिस कहता है कि गांधी आंदोलन को स्थगित करते। अब इतना बड़ा प्रपोजल गांधी को मिला कि इरविन आपसे बात करना चाहते हैं, तो शायद गांधी उसको नकार नहीं पाए होंगे क्योंकि गांधी की अपनी मजबूरियां थी। लेकिन हम ये देखें कि यहां पर इरविन की मजबूरी क्या थी, यहां पर इरविन की मजबूरी क्या थी? तो इरविन की मजबूरी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल होने से राष्ट्रवाद तेज गति से बढ़ रहा था, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को आमंत्रित करने के लिए प्रयास करना, इस कारण गांधी इरविन पैक्ट हुआ। अब गांधी इरविन पैक्ट के बहुत सारे बिंदु मैंने पिछले वीडियो में बता दिए हैं, उसको आप वहां पर देखना। लेकिन यहां पर गांधी ने क्या स्वीकार किया, उस स्वीकृत शर्तों को एक बार फिर हम देख लेते हैं।
यहां पर दो थे जो मैंने आपको समझाया था। एक तो गांधी ने यहां पर सीडीएम को स्थगित कर दिया। यहां पर सीडीएम को स्थगित करने का मतलब जो है वो होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी ने स्थगित कर दिया। और दूसरा जो बिंदु था कि कांग्रेस जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेगी, ये यहां पर स्वीकार कर लिया। जाहिर सी बात है, जब गांधी ने इतनी बड़ी शर्त स्वीकार की भी होगी तो इसके बदले में कुछ तो लिया होगा। जैसे नंबर वन में गांधी इरविन पैक्ट, मतलब इरविन ने क्या स्वीकार किया, तो इरविन ने नमक तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने का अधिकार दे दिया, शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देने का अधिकार दे दिया, जिन जमींदारों की जमींदारियां जब्त कर ली गई थी उनको भी वापस देने का वचन लिया। तीसरा, जो लोग नौकरी छोड़ चुके थे उनको नौकरी पर लेने का वचन दिया। जिन राजनीतिक कैदियों पर हिंसा भड़काने का आरोप नहीं है उनको उनकी रिहाई की बात भी स्वीकार कर ली गई। इसके लिए आप पहले वाला वीडियो देखना, मैंने गांधी इरविन पैक्ट वहां पर समझा दिया है। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। अब गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ, आप देखिए फिर एक बार, गांधी ने पैक्ट पहले किया, कांग्रेस को बाद में बताया जाएगा। अब गांधी ने कहा कि मैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, इसलिए कांग्रेस का जो सम्मेलन दिसंबर में होता था उसको पहले बुलाइए। इसलिए कांग्रेस का सम्मेलन पहले बुला लिया गया। और कब बुलाया गया, तो उसी अधिवेशन को इतिहास में कराची अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। उसी अधिवेशन को इतिहास में कहते हैं कराची अधिवेशन, कराची समिट। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछे कि कराची अधिवेशन जो था, ये कराची अधिवेशन कब हुआ, तो ये जो है मार्च के एंड में हुआ था, 29 मार्च 1931 हुआ था। देखिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है और 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन होता है। पहली बात तो किसका अधिवेशन था ये, तो उत्तर सर्वदलीय पार्टी का नहीं है, ये इंडिविजुअल कांग्रेस का अधिवेशन था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहां पर मैंने फिर लिख दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की। फिर क्वेश्चन होगा कि इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था किसका, कि आपने समय से पहले इस अधिवेशन को बुलाया है तो कुछ तो मुख्य उद्देश्य होगा। तो यहां पर मेन ऑब्जेक्ट था गांधी इरविन पैक्ट को मान्यता दिलाना। गांधी इरविन पैक्ट को मान्यता दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य था, गांधी इरविन पैक्ट को मान्यता दिलाना। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है, वो अधिवेशन कब हुआ, तो 29 मार्च 1931 को हुआ है। किसका था, कांग्रेस का। अध्यक्षता किसने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उत्तर होगा गांधी इरविन पैक्ट को मान्यता दिलाना। अब एक चीज का और ध्यान रखना कि इस पैक्ट में, इस अधिवेशन के दौरान गांधी का जबरदस्त कराची के अंदर विरोध हुआ। कराची आज की तारीख में पाकिस्तान में है, लेकिन ध्यान रखना गांधी का विरोध हुआ। और कराची अधिवेशन जब हो रहा था, जब गांधी जहां जहां से गुजरे, गांधी को जगह जगह काले झंडे दिखाए गए। तो गांधी का विरोध क्यों, तो इसका आप एक ध्यान रखना, उसका कारण है 23 मार्च 1931। और 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जो फांसी सजा हुई थी। मतलब यहां पर ध्यान रखना आप लोग, 5 मार्च और 29 मार्च के बीच की घटना है, और वो है 23 मार्च। और 23 मार्च को भारत के 3 बहुत बड़े क्रांतिकारी को फांसी हुई।
तो यहां पर जनता ने ये कहा, युवा वर्ग ने ये कहा कि गांधी को जब इरविन के साथ में पैक्ट करना चाहिए था, तो पैक्ट में गांधी को अड़ जाना चाहिए था कि मैं पैक्ट तभी करूंगा जब आप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को टालोगे या उसे आजीवन कारावास में बदलोगे। अब गांधी और इरविन के बीच में ये पैक्ट हुआ था, तीसरा कोई आदमी नहीं था। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, इतिहासकारों का, कि गांधी ने इसके बारे में चर्चा की थी लेकिन इरविन ने स्वीकार नहीं किया। कुछ लोगों का मानना है कि भगत सिंह और गांधी की फिलॉसफी अलग अलग थी, उनका दर्शन अलग था। हाँ, ये बात सही है कि दोनों का ऑब्जेक्ट एक ही था, देश की आजादी। तो फिर इस स्थिति में गांधी को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के लिए कुछ करना चाहिए था। कहीं ना कहीं गांधी की हो सकता है ये बड़ी गलती रही हो। इस कारण से कराची में उनका जबरदस्त विरोध हुआ, और क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो गई थी। फांसी क्यों हुई उसको हम अलग से पढ़ेंगे। लाहौर षड्यंत्र क्या था ये हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के अंदर। अब मैं आपको पीछे वापस लेके आऊं। वापस कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को हुआ। किसका था? कांग्रेस का। अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसका मुख्य उद्देश्य गांधी इरविन पैक्ट को मान्यता दिलाना। मतलब क्या होगा? अर्थात कांग्रेस अधिवेशन में यह बताना कि गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करेंगे। यह बात बताने के लिए यह मूवमेंट किया गया था। अब हम आगे बढ़ें। तो ये कराची अधिवेशन था, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन ये पूछे कि इतिहास में कराची अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? मतलब कराची समिट जो है ये इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? कांग्रेस का कराची अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? कांग्रेस का कराची अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसका उत्तर क्या होगा? तो आप लोग ध्यान रखना, ये पहला अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने अपनी आर्थिक योजना या आर्थिक कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। आर्थिक कार्यक्रम का मतलब होगा कि यदि भविष्य में भारत में कांग्रेस के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार बनती है तो किस प्रकार की इकोनॉमिक प्रोग्राम्स को लागू किया जाएगा। दूसरा, यही वो पहला अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों के प्रारूप को प्रस्तुत किया कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या होगी, प्रेस की आजादी क्या होगी, संगठन की आजादी क्या होगी, संघ की आजादी क्या होगी। ये सब बातें जो है यहां पर की गई थी। तो मैं कह सकता हूं एक बात के अंदर मौलिक अधिकारों का प्रारूप यहां पर प्रस्तुत किया गया था। मौलिक अधिकारों का प्रारूप भी यहां पर रिप्रेजेंट किया गया था। तो दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान रखोगे। और तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट कि कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था, ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यहां पर पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया। अभी तक केवल लिखा हुआ है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया। अब ये पूर्ण स्वराज को परिभाषित क्यों किया जा रहा है? तो ये आपको समझ में आएगा कि इसी समय भारत में रूसी क्रांति का प्रभाव आ रहा है। इसी समय भारत में वामपंथी आंदोलन भी बहुत तेज गति से चल रहा है। इस कारण से इंपैक्ट आएगा। लेकिन आप कहोगे सर प्लीज बताएं कि पूर्ण स्वराज किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, 1929 में जो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, उस पूर्ण स्वराज का मतलब होगा पूरी तरह से राजनीतिक आजादी। 1929 का जो पूर्ण स्वराज था उसका मतलब था पूरी तरह से राजनीतिक आजादी। लेकिन 1931 तक पहुंचते पहुंचते भारत में वामपंथी आंदोलन का प्रभाव आया और उन्होंने ये कहा कि अगर अंग्रेजों ने भारत को आजाद कर भी दिया तब भी यह आजादी कुछ लोगों तक ही सीमित रहेगी। कारण कि पिछले 150 सालों के ब्रिटिश शासनकाल के अंदर भी अगर कुछ स्वतंत्रताएं मिली है तो वो एक तबके को मिली है। आज भी दलित वर्ग को आजादी नहीं है, उसका शोषण अंग्रेज से ज्यादा उच्च वर्ग के लोग कर रहे हैं। इसलिए आजादी ऐसी हो कि राजनीतिक आजादी के साथ साथ
आर्थिक आजादी भी लेके आए और सामाजिक आजादी भी लेके आए, तब वास्तविक मायने में भारत में पूर्ण स्वराज परिभाषित होगा। इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना, इस पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होगा? पूर्ण स्वराज का मतलब होगा, ये आप अब से ध्यान रखोगे, 1931 से क्या पूर्ण स्वराज का मतलब होगा राजनीतिक आजादी के साथ साथ, राजनीतिक आजादी के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक आजादी। ध्यान रखना, बहुत बड़ा बिंदु है ये। राजनीतिक आजादी के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक आजादी। सामाजिक आजादी का मतलब क्या होगा कि जो उच्च वर्ग जो निम्न वर्ग का शोषण कर रहा है, यह शोषण बंद किया जाएगा। जिस प्रकार से उच्च वर्ग निम्न वर्ग के साथ भेदभाव करता है, अस्पृश्यता की नीति अपनाता है, यह एक प्रकार का अपराध होगा। मतलब उनको भी आजादी मिलेगी, उनको भी सत्ता में भागीदारी मिलेगी, ये बात यहां पर की गई। तो यहां पर ध्यान रखना, 1931 के अंदर कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज शब्द को परिभाषित किया गया था। अब हम आगे बढ़े। तो कराची अधिवेशन मैंने समझा दिया आपको। ये 3 बिंदु आप कराची अधिवेशन के ध्यान में रखेंगे। और कराची अधिवेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? तो कराची अधिवेशन का मेन ऑब्जेक्ट होगा गांधी इरविन पैक्ट को मान्यता दिलाना। अब थोड़ा सा वापस आइए, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी, ये कब हुई? तो यहां पर 1930 मैंने लिख दिया, बाकी डेट्स आप पीछे देख लेना, मैं आपको समझा चुका हूं। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हुआ, और एक होगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। थोड़ा सा हम दोनों को एक बार देख लें। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई है, ये बेसिकली होगी 1931 के अंदर। ध्यान रखना, ये सितंबर 1931 से ये डेट आप इसको रहने दीजिए, ये 1930, ये 1931। अब आप देखिए, वो दिसंबर तक चलती है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब होता क्या है कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उस समय यहां पर भारत में वाइसरॉय कौन था? तो यहां पर वाइसरॉय लॉर्ड इरविन था। तो आप कहोगे कि सर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी, तब उस समय वाइसरॉय कौन था? तो वाइसरॉय था लॉर्ड वेलिंगटन। मतलब यहां पर वाइसरॉय बदल चुका है, इस समय लॉर्ड वेलिंगटन था। फिर आपसे पूछे कि यहां पर फर्स्ट राउंड टेबल की अध्यक्षता किसने की? तो उत्तर होगा प्रधानमंत्री रेमजी मैकडोनाल्ड ने। फिर आप कहोगे कि सर इसकी अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता जो है यहां पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई, उसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री रेमजी मैकडोनाल्ड ने की थी। यहां भी पीएम रेमजी मैकडोनाल्ड ही थे। फिर यहां पर सरकार किस पार्टी की थी? तो सरकार यहां पर स्पेशली लेबर पार्टी की थी। मतलब जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस समय सरकार लेबर पार्टी की थी। लेकिन जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसके 2 दिन पहले ब्रिटेन में सरकार गिर गई। और जो सरकार बनी उस समय, वो बेसिकली अब एक राष्ट्रीय गठबंधन सरकार वहां पर थी। राष्ट्रीय गठबंधन सरकार वहां पर थी। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है और न किसी ने बताया है। तो ये एग्जाम में भविष्य में आ सकता है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तुलना में, फर्स्ट की तुलना में सेकेंड में सरकार बदल चुकी थी। 100% सरकार बदली, लेकिन
दोनों ही स्थितियों में जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? यहां भी रैमजे मैकडोनाल्ड और यहां पर भी रैमजे मैकडोनाल्ड, लेकिन यहां पर केवल लेबर पार्टी की सरकार थी और यहां पर गठबंधन की सरकार थी। ये बिंदु आप ध्यान रखेंगे। और यहां पर अगर आप देखोगे तो कांग्रेस ने यहां पर भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया, लेकिन जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें कांग्रेस की ने भाग लिया और कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी गए थे। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी गए थे। आपको मिस्टर गई थी ना महिला वर्ग की तरफ से, महिलाओं की तरफ से सरोजनी नायडू और घनश्याम दास बिड़ला, ये भी गए थे और ये कांग्रेसी थे, ध्यान रखना ये दोनों भी कांग्रेसी थे। फिर आपने ऐसा क्यों कहा, मतलब मैंने क्यों कहा कि केवल कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए? तो ध्यान रखना सरोजनी नायडू कांग्रेसी जरूर थी, लेकिन वो किस वर्ग की ओर से जाती है? तो महिला वर्ग की ओर से जाती है। और घनश्याम दास बिड़ला जो है वो बेसिकली किस वर्ग की तरफ से जाते हैं? तो उत्तर होगा पूंजीपति वर्ग की तरफ से जाते हैं घनश्याम दास बिड़ला। ये बिंदु भी आप यहां पर ध्यान रखें। और गांधी जी किस जहाज से गए थे? तो उस जहाज का नाम था SS राजपुताना। SS राजपुताना। एक मैंने पिछले क्लास में कहा था कि किस ब्रिटिश इतिहासकार ने बात कही कि हमारी व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है कि हम गंगा से सब कुछ सोख कर उसे टेम्स पर निचोड़ देते हैं लंदन के अंदर। तो इसका उत्तर होगा जॉन सुलिवन, जो मैंने पिछली बार कहा था। यहां पर फिर मैं एक क्वेश्चन आपसे नया पूछने जा रहा हूं और नया क्वेश्चन है उसका आप कमेंट जरूर करें। जो लोग कमेंट करते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है उनकी। आप बताना कि जब गांधी गए तो गांधी वही धोती और ऊपर कुर्ता नहीं, अपने उसी वेशभूषा में वहां पर गए। जब वहां पर गांधी गए तो किस इतिहासकार ने कहा कि देखिए इस अर्धनंगे फकीर की किस्मत कि इसे एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिल रहा है। यह बात किस पत्रकार ने कही थी? आप कमेंट करके बताएं। अब मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उस समय वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के स्थान पर लॉर्ड वेलिंगटन बन चुके थे। अध्यक्षता इस बार भी प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की, लेकिन सरकार बदल चुकी थी। उस समय सरकार लेबर पार्टी की थी और अब राष्ट्रीय गठबंधन सरकार वहां पर बन चुकी थी। कांग्रेस की तरफ से पहले वाले भाग नहीं लिया है। सेकेंड राउंड टेबल कांग्रेस में गांधी जी ने भाग लिया। महिला वर्ग की ओर से सरोजनी नायडू, पूंजीपति वर्ग की ओर से घनश्याम दास बिड़ला, और अगर मैं कहूं दलित वर्ग डिप्रेस क्लास की ओर से तो यहां पर नाम आएगा भीमराव अंबेडकर का प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। मतलब भीमराव अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था। अब क्या होता है कि जब वहां पर कॉन्फ्रेंस होती है तो पहले वाली कॉन्फ्रेंस फेल क्यों हुई? ये मैंने पहले वाले में समझा दिया है कि सांप्रदायिकता के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन सकी। और ध्यान रखना उस समय वहां पर जैसे पहले वाले में 89 लोगों ने भाग लिया था। टोटल ब्रिटिश भारत देशी रियासतें और ब्रिटिश प्रवक्ता मिला के 89 थी। क्या सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में संख्या कम हुई या बढ़ी? तो उत्तर होगा, ध्यान रखना, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो केवल ब्रिटिश भारत से 80 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेते हैं। केवल मुस्लिम लीग से 17 प्रतिनिधि थे। तो मतलब पहले की तुलना में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सदस्यों की संख्या, भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या ज्यादा थी। वो देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व भी ज्यादा था और बाकी का भी। यहां ये ध्यान रखें कि साइमन कमीशन जब इंडिया में आया उसके बाद से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगातार अपने समाज की सुरक्षा के लिए, और ये उनका दायित्व था, उनका कर्तव्य था कि वो नहीं उठाते तो कौन उठाता।
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम उनके बहुत बड़े ऋणी हैं, डॉक्टर भीमराव साहब के, कि उन्होंने उस वर्ग की आवाज लंदन में उठाई कि हिंदुस्तान में अगर शोषण किसी का हुआ है तो दलित वर्ग का हुआ है। जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बहुत वजनदार बात रखी जिसको गांधी जी भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि चाहे भारत में मुस्लिम काल रहा हो, चाहे हिंदू काल रहा हो, चाहे भारत में मुस्लिम शासक रहा हो, चाहे हिंदू शासक रहा हो, लेकिन यह सर्वविदित सत्य है कि भारत में दलितों का व्यापक शोषण हुआ है। और जब भारत में अंग्रेजी शासन शुरू हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जब भारत में अंग्रेजी शासन शुरू हुआ और उसको चलते हुए आज 150 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी दलित को उसका अधिकार नहीं मिला है। जब अब अधिकार नहीं मिला है तो हमारी अब निराशाएं बढ़ रही हैं। हम चाहते हैं कि हमें अधिकार मिले। मतलब उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत दलित वर्ग के लिए सीटों की मांग की। और उसी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी ने यह कहा कि नहीं, मैं इसका विरोध करता हूं। मतलब गांधी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत दलितों की मिलने वाली सीटों के खिलाफ थे। यहां पर ध्यान रखना, अगर बिना समझे हम दोनों को समझने का प्रयास करेंगे तो गलती कर बैठेंगे। गांधी अपनी जगह सही है, डॉक्टर भीमराव अपनी जगह सही है। कैसे, उसको मैं समझाऊंगा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना मजबूत तरीके से अपना पक्ष रखा कि वो बात काबिले तारीफ थी। अब आप देखिए कि बात वहां तक पहुंच चुकी है कि दलितों का हकीकत में शोषण हुआ है और कहीं ना कहीं अंग्रेज दलितों के माध्यम से, जिसका ऑफिशियल नाम अनुसूचित जाति है, उस समाज के लिए, उनके हितों के लिए उन्होंने घोषणा की, भले ही वो फूट डालो और राज करो की नीति के तहत काम कर रहे हो। मतलब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में खत्म हो जाएगी। दिसंबर के एंड में गांधी वापस भारत में आ जाएंगे। जब दिसंबर के एंड में गांधी वापस आए तो उन्होंने आते ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस शुरू करने की घोषणा की। जब उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को वापस की घोषणा की तो इसी बात पर 4 जनवरी 1932 को लॉर्ड वेलिंगटन, जो बहुत एक्टिव था, उसने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके गांधी को पूना की यरवदा जेल में बंद कर दिया। देखिए आप, 4 जनवरी 1932 को गांधी को किस जेल में बंद कर दिया गया? तो पूना की यरवदा जेल में बंद कर दिया गया था, पूना की यरवदा जेल में। अब हम आगे बढ़े। अब गांधी जेल में है और उधर भीमराव अंबेडकर लगातार अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए लगातार लगे हुए। और ध्यान रखना, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर भीमराव से बड़े भारत में कोई बड़े शिक्षाविद थे, क्योंकि वो शिक्षक भी थे। उनके पास दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन विश्वविद्यालयों की डिग्री थी, उन्हें कानून की बहुत बेहद जानकारी थी। इसलिए वो अपना पक्ष ब्रिटिश सरकार तक मजबूती के साथ पहुंचा चुके थे। अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड क्या करता है कि जब उसको लगता है कि यार हम समझ नहीं पा रहे हैं और भारत में राष्ट्रवाद बढ़ता जा रहा है, तो इस क्रम में वो भारतीयों में फूट डालने और राज करो की नीति के तहत फिर एक घोषणा करता है, जिसे इतिहास में सांप्रदायिक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो अब एक इंपॉर्टेंट घटना है और वो है सांप्रदायिक पुरस्कार। सांप्रदायिक पुरस्कार, जिसको हम कहेंगे कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पुरस्कार। अब ये सांप्रदायिक पुरस्कार जो है, इसकी घोषणा कब होती है? तो 16 अगस्त 1932 को इसकी घोषणा होती है। फिर आप कहोगे कि सर इस पुरस्कार का अन्य नाम क्या था, जिसको हम सांप्रदायिक पुरस्कार कहते हैं, इसका अन्य नाम क्या था? तो पहली बात तो इंग्लिश में इसको कहते हैं कम्युनल अवार्ड,
सांप्रदायिकता कहते हैं कम्युनिज्म, तो सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड। दूसरा नाम इसको था वो था सांप्रदायिक पंचाट भी इसको कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम है सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी इसको जाना जाता है। या फिर इसी का, चूंकि इसकी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, इसलिए इसको मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। ये घोषणा किसने की थी, तो वापस लिख देता हूं। ये घोषणा उस समय के ब्रिटिश पीएम, नाम था उनका रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। इसकी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। फिर उसके बाद आप देखोगे, आपके दिमाग में आएगा कि सर 16 अगस्त 1932 को, मतलब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले जो घोषणा की गई उसे सांप्रदायिक पुरस्कार कहते हैं। अब इस पुरस्कार में आप दो बिंदुओं को ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट है। पहला बिंदु क्या था, पहले बिंदु में उन्होंने कहा कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को, प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में सीट्स आरक्षित की जाएगी। देखो पहली बार सांप्रदायिक प्रणाली कौन सी होगी, तो प्रणाली वही है, वापस प्रणाली वही है कि सीटें वही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत मिलेगी। तब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या थी। तो ध्यान रखना, सांप्रदायिक पुरस्कार के अंदर इस प्रणाली की शुरुआत नहीं की गई है, बल्कि बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई और उसके बाद उसकी मांग को मानने के लिए 1909 के अधिनियम के द्वारा पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत मुस्लिम समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थी और वो सीटों का आरक्षण सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत था, जिसका मतलब था कि जिन सीटों पर मुस्लिम बहुसंख्यक है वो सीटें उनके लिए आरक्षित होगी। पहली बार में कुछ किताब में 6, कुछ में 5 दी हुई है। तो और जो सीटें आरक्षित होगी वहां पर उम्मीदवार खड़ा करने का अधिकार मुस्लिम समुदाय का होगा और उन सीटों पर वोटिंग का अधिकार भी केवल मुस्लिम समुदाय को होगा। इस प्रणाली को हम कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। फिर 1919 में सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस को भी इस प्रणाली के तहत सीटें प्रदान कर दी गई थी। तो 1919 चला गया। अब चल रहा है 1932, तो 1935 आने वाला है। उस 1935 के लिए प्रोविजन कर रहे हैं कि क्या, कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जाएगी। अभी तक तो ऐसे ही दे रहे थे, अब कह रहे हैं चाहे केंद्रीय विधानमंडल हो और चाहे प्रांतीय विधान परिषद हो, उनमें जनसंख्या के अनुपात में अल्पसंख्यक समुदाय को सीटों की संख्या दी जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत उनको सीटें तो पहले ही शुरू कर दी गई। 1909 में मुस्लिम, 1919 में सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन। अब इतना ही किया जा रहा है कि उनकी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। लेकिन इसका जो दूसरा पॉइंट था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये कहा गया कि भारत में दलित समुदाय, डिप्रेस कम्युनिटी, दलित समुदाय, जिसे ऑफिशियली अनुसूचित जाति कहा जाता है। अनुसूचित जाति मतलब एससी, शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। उनको भी एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में माना गया। ध्यान रखना, यह बहुत बड़ा बिंदु है। हालांकि इसकी मांग भीमराव अंबेडकर साहब पहले से ही उठा रहे थे और वो उस वर्ग के प्रतिनिधि थे। देखिए, भारत में दलित समुदाय
अंग्रेजों ने क्या कहा कि भारत में दलित समुदाय जिसका आधिकारिक नाम अनुसूचित जाति है, वह भी एक अल्पसंख्यक समुदाय है या उसे भी एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी जाती है एवं उसे भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें आरक्षित की जाएगी और इस प्रकार सभी प्रांतों को मिलाकर उन्हें 71 सीटें दी जाएगी। तो ध्यान रखना, ये शब्द पहली बार नहीं आया है। जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था तब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साइमन कमीशन से मिले थे। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ तब भी उन्होंने अपने समुदाय के लिए, स्पेशली दलित समुदाय की रक्षा के लिए, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए पहले सम्मेलन में भी मांग की थी। फिर आ गया दूसरे में गांधी जी ने भाग लिया था और गांधी जी की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक नोकझोंक जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान होती है। तब एक पत्रकार ने पूछा कि गांधी जो इतने बड़े संत माने जाते हैं भारत के, क्या आप उनका विरोध करना उचित समझते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं गांधी जी का विरोध नहीं कर रहा, मैं अपने समुदाय की हक की बात कर रहा हूं। यदि वो हक की बात किसी भी को बुरी लगे तो बुरी लगे, लेकिन जब तक मैं अपने समाज का प्रतिनिधि हूं, मैं अपने समाज के पक्ष की बात करूंगा। यहां तक कि वो ये कहते हैं, जब पत्रकार ने वापस पूछा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, गांधी का यह मानना है कि इससे हमारा समाज टूट जाएगा, तब उन्होंने कहा कि उस समाज का टूटना ही बेहतर, किसने कहा? डॉक्टर भीमराव ने, कि उस समाज का टूटना ही बेहतर होगा जिस समाज में, जिस दलित समुदाय का समाज में इज्जत कुत्ते बिल्ली से भी कम हो। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे समाज की हक की बात करनी होगी। इसलिए आज मैं इस प्लेटफॉर्म से भी कहना चाहूंगा कि गांधी अपनी जगह पर सही थे। वो कैसे सही थे मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी अपनी जगह पर सही थे, क्योंकि वास्तव में हिंदुस्तान में अगर किसी का शोषण हुआ तो दलित वर्ग का था। मुस्लिम समुदाय का, सिख समुदाय का, यूरोपियंस का, पारसियों का, एंग्लो इंडियंस का इतना शोषण नहीं हुआ जितना हकीकत में दलित समुदाय का हुआ था। इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह पर सही थे, लेकिन अंग्रेजों ने इस मुद्दे को फूट डालो और राष्ट्रों की नीति के दृष्टिकोण से देखा कि भारत में अगर राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर करना है तो इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। इसलिए सांप्रदायिक पुरस्कार के दो बातें इंपॉर्टेंट थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इस पंचाट के द्वारा पहली बार दलित समुदाय, जिसे आधिकारिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है, उसको भी पहली बार एक अल्पसंख्यक समुदाय माना गया और अल्पसंख्यक समुदाय मानकर उसको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत भारत के सभी प्रांतों में मिलाकर 71 सीटें टोटल अलॉट की गई, जैसे किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7। और इसका मतलब क्या होगा कि जहां जहां पर ऐसी सीट रिजर्व होगी वहां पर उम्मीदवार खड़ा होने का अधिकार भी एससी का होगा और वोटिंग का अधिकार भी वहां पर केवल एससी का होगा। इस कारण इसे सांप्रदायिक पुरस्कार कहते हैं। अब हम आगे चलें। जैसे ही घोषणा होगी 16 अगस्त को, तो ध्यान रखना, इस घटना के बाद गांधी, जो उस समय पूना की यरवदा जेल में थे, उन्होंने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। और वो प्रतिक्रिया क्या थी, वो किस प्रकार से थी, उसको मैं कल की क्लास में आपको पूरा डिफाइन करूंगा कि गांधी की प्रतिक्रिया क्या थी, किस प्रकार तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय एवं सी राजगोपालाचारी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को राजी किया और किस प्रकार से पूना की यरवदा जेल में एक समझौता हुआ जिसे इतिहास में पूना पैक्ट कहा जाता है। उसको हम कल करेंगे। आज आपका पाठ इस क्लास का इतना ही होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल हम फिर इसके आगे पूना पैक्ट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और 1935 के अधिनियम पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।